हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को खूब अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, एंजॉयमेंट के साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे और जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं आप लोगों को आसानी से समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी चीज़ समझ में ना आए या समझने में दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम उसे और भी आसान लैंग्वेज में आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम देखने वाले हैं आपका नया चैप्टर है भारत एवं जलवायु परिवर्तन। हमने देखा था जलवायु परिवर्तन क्या है, क्यों हो रहा है, कैसे रोक सकते हैं, इसके क्या क्या प्रभाव जो है वो विश्व पर दिखाई देंगे, ये सारी चीज़ें हमने देखी। अब हम देखेंगे कि जो जलवायु परिवर्तन का असर है वो भारत पर किस तरह आने वाला है और भारत इस क्षेत्र में क्या काम कर रहा है या जलवायु परिवर्तन को लेकर के क्या कार्य कर रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि जो आपका जलवायु परिवर्तन है भारत पर क्या इफेक्ट डालने वाला है, ये काफ़ी कुछ मैंने मोटा मोटा पिछले के क्लास में बताया है। क्योंकि भारत एक उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला जो है देश है और यहाँ पर भारत जो है एक उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला देश है, यानी कि अगर जलवायु परिवर्तन होता है तो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले देशों में से एक है भारत। और उसमें से क्या क्या प्रभाव भारत पर आएंगे हमने इसके बारे में पहले भी देखा, जैसे कि चक्रवातों का बढ़ना, जो बाढ़ की बारंबारता बढ़ना, महामारी बढ़ना, साथ ही जो आपकी टेम्परेचर है वो भी बढ़ेंगे, वनस्पतियाँ जो हैं वो समाप्त होंगी, उत्पादकता बढ़ेगा लेकिन उत्पादन घटेगा। ऐसे बहुत सारे जो आउटपुट देखने को मिलेंगे वो भारत पे इसका असर दिखेगा। तो हम आज वही देखेंगे कि जलवायु परिवर्तन और उसका भारत से संबंध क्या है। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं आज के क्लास का। और भारत के में अनुभूत जलवायु परिवर्तन और मौसमी घटनाएं, अगर जलवायु परिवर्तन होगा तो भारत में उसका कौन कौन सा असर आपको देखने को मिलेगा। उसमें पहला है सतह का तापमान, यानी कि जो सतह है, जो धरती का सतह है, इसका तापमान बढ़ेगा। और वैसे ही आप देखते हैं गर्मियों के मौसम में गर्मी हमें कुछ ज़्यादा ही फील होने लगा है या ज़्यादा गर्मी होने लगी है। और जब सतह का टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिर ये गर्मी का जो रेशियो है ये और भी ज़्यादा बढ़ेगा, जो कि सहनीय नहीं रहेगा या इसे सहन करना अपने आप में काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। साथ ही अगर टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो जो वाष्पन का दर है ये भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से जल की कमी होगी। तो टेम्परेचर बढ़ने से बहुत सारी समस्याएँ होंगी। फसलों का जो उत्पादन है इस पर भी इसका असर होगा, वनस्पतियों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, अन्य जीव जंतुओं के ऊपर भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और इंसानों के लिए तो ये काफ़ी मुश्किल है ही। ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दूसरा है वर्षा। भारत में जो वर्षा है आप जानते हैं मानसून के आने से ही हमें वर्षा पर्याप्त मात्रा में मिलता है, लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो निम्न वायुदाब का जो एक तरीके से कहिए कि क्षेत्र है या कहिए कि जो तीव्रता है वो बढ़ेगा स्थल पर, जिसकी वजह से जहां वर्षा की संभावनाएं बनती हैं या बारिश होती हैं वहां पर वर्षा की मात्रा, वर्षा की तीव्रता, वर्षा की क्वांटिटी, ये सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी और वहाँ पर बाढ़ ही बाढ़ होगा, जिसकी वजह से फसल, वनस्पतियाँ, जो जीव जंतु हैं, जो इंसान हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे। और जहाँ पर वर्षा की मात्रा आज भी कम है वहाँ पे और भी कम रहेगा, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर बढ़ता ही जाएगा और वहाँ पे पानी की कमी और भी ज़्यादा महसूस होगी। तो बाढ़ के साथ साथ सूखा का सामना भी हमें करना होगा। तो ये वर्षा का जो रेशियो है ये धीरे धीरे बढ़ेगा और कुछ टाइम के बाद इसमें काफ़ी परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो है वो है विषम मौसमी घटनाएँ, यानी कि जो मौसम है इसमें भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। कभी अचानक से जो है मौसम खराब हो जाएगा, कभी तेज़ धूप होगा, कभी बारिश होने लगेगा। तो जो मौसम है ये भी हमेशा अनुकूल नहीं होगा या इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलेगा। जो आपका जलवायु है ये काफ़ी प्रभावित होगा, जैसे जो ऋतुएं हैं ये भी प्रभावित होंगे। वर्षा का जो रेशियो है ये बढ़ेगा, जो गर्मी है ये भी बढ़ेगा, जो ठंडक का आपका टाइम पीरियड है ये घटते घटते बहुत कम हो जाएगा और जो गर्मी का टाइम पीरियड है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। वर्षा का रेशियो तो आप देख रहे हैं बढ़ ही रहा है। इस तरह से जो मौसमी घटनाएं हैं इनकी जो बारंबारता है ये भी बढ़ेगी और जो है इसमें बहुत ही ज़्यादा डिसबैलेंस आएगा। पहले आप देखते थे 4 महीने का ठंडक, 4 महीने की गर्मी और 4 महीने के वर्षा का जो है ऋतु या मौसम माना जाता था, लेकिन अभी क्या हो गया है, इनका जो रेशियो है ये घट बढ़ गया है, इसमें डिसबैलेंस आ गया है और ये डिसबैलेंस हमेशा बढ़ता ही रहेगा अगर जलवायु परिवर्तन हुआ तो। नेक्स्ट है आपका समुद्री जल स्तर में वृद्धि, यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो समुद्री जो जल स्तर है इसमें भी वृद्धि देखने को मिलेगा
और अगर समुद्री जल स्तर बढ़ेंगे तो आपको पता है जो आपके कोस्टल एरियाज़ हैं ये डूब जाएंगे। कृषि योग्य जो भूमियाँ हैं कोस्टल एरियाज़ की ये भी डूबेंगे। साथ ही जो कोस्टल एरियाज़ के शहर हैं मुंबई जैसे सिटी भी डूब जाएंगे, जिससे हमें काफ़ी नुकसान होगा। एक तो लैंड नहीं होगा, दूसरी जनसंख्या का प्रवास, उनका विस्थापन, उनके लिए घर, उनके लिए भोजन, ऐसी बहुत सारी समस्याओं का सामना भारत को करना पड़ेगा जो कि काफ़ी मुश्किल होगा। तो ये भी आप देखेंगे समुद्री जल स्तर में वृद्धि से क्या दिक्कतें होंगी, क्योंकि समुद्री जल स्तर निरंतर बढ़ ही रहा है। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ग्लेशियर्स निरंतर जो है वो गल रहे हैं या पिघल रहे हैं और वो समुद्र के खारे पानी में मिल रहे हैं, और जिसकी वजह से समुद्र का जो स्तर है ये बढ़ता जा रहा है, उसका जो जल स्तर है ये बढ़ता ही जा रहा है और इसका दुष्परिणाम आने वाले भविष्य में और भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका हिमालयी ग्लेशियर्स पर प्रभाव। जो हिमालयी ग्लेशियर है इस ग्लेशियर में एक पारितंत्र डेवलप करता है जहाँ पे इसी तरह की वनस्पतियाँ, इसी तरह के जीव जंतु हैं जो सर्वाइव करते हैं, और अगर ये ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो यहाँ का जो ठंडे क्षेत्र का पारिस्थितिकी तंत्र है ये डिस्टर्ब होगा। इसके अलावा आप देखेंगे जो सतत वाहिनी नदियाँ हैं जिन्हें यहाँ से जल का सोर्स मिलता है, स्रोत मिलता है, ये जल का जो मात्रा है ये भी घटेगा, इनको जल उतना नहीं मिलेगा या धीरे धीरे इनमें जल की मात्रा घटेगी और फिर ये नदियाँ धीरे धीरे सूख जाएंगे। और जहाँ से नदियाँ बहती वहाँ पे जल स्तर भी मेंटेन करती हैं, तो कहीं ना कहीं जल स्तर में भी या जो भूमिगत जल का स्तर है इसमें भी गिरावट देखने को मिलेगा। इस तरह से हिमालय पारितंत्र तो डिस्टर्ब होगा ही होगा, आपकी जो नदियाँ हैं ये भी डिस्टर्ब होंगी और साथ ही भूमि का जल स्तर भी डिस्टर्ब हो जाएगा अगर इस तरह की समस्याएँ हमें झेलनी पड़ी तो। नेक्स्ट है भारत का जलवायु परिवर्तन हेतु समझौता वार्ताओं में सक्रिय योगदान। हमारा जो देश है जितनी भी समझौता वार्ताएं होती हैं जलवायु परिवर्तन को लेकर के उसमें सक्रिय भागीदारी करता है या बढ़ चढ़ के अपना योगदान देता है, क्योंकि हमें पता है कि अगर जलवायु परिवर्तन हुआ तो विश्व के ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी और उसमें से हम भी आते हैं। तो इसमें भारत क्या कर रहे हैं, UNFCCC के अंतर्गत ग्रीन हाउस गैसों में कमी लाने के उद्देश्य से भारत ने 22 अप्रैल 2016 को पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया। 22 अप्रैल 2016 को भारत ने पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर किया है जो कि UNFCCC के तहत लाया गया है, ताकि जो भी हमने अपना लक्ष्य रखा है हम उसे प्राप्त करें, उस पर कार्य करें और आने वाले जो भविष्य है उसकी सुरक्षा, उसकी समृद्धि की तरफ हमारा ध्यान हो और उस क्षेत्र में हम जो भी कर सकते हैं हम उसे करने का प्रयास कर रहे हैं। आगे है भारत समझौता वार्ता पर साझा कार्यक्रम विकास हेतु चीन एवं G77 के साथ सक्रिय रूप से कार्यरत है। यानी कि जो आपका G7 है बच्चों, यहाँ पे G7 यानी कि जो भारत है ये जो है चीन के साथ साथ जो G7 देश हैं इनके साथ भी वार्ता में सक्रिय रूप से भागीदारी कर रहा है, क्योंकि G7 में जो भी देश हैं ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, जैसे कि अमेरिका है, कनाडा है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, जापान है, भारत है, ये भारत नहीं है, ये सारे मिलकर के लगभग जो 7 देश हैं ये G7 का निर्माण करते हैं और ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं विश्व में, और इनके साथ भी जो भारत है वार्ता के साथ सक्रिय रूप से शामिल है ताकि जलवायु परिवर्तन की दिशा में बेहतर काम किया जा सके। UNFCCC को वित्त, प्रौद्योगिकी, वानिकी एवं अन्य क्षेत्रों पर जो है कई प्रस्तुतिकरण दे चुका है। भारत ने UNFCCC है इसको आप देखेंगे वित्त के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, वानिकी और अन्य क्षेत्रों में कई प्रस्तुतिकरण दे चुका है कि हम क्या काम कर रहे हैं। उसका जो सबूत कहिए या उसका जो साक्ष्य है वो भारत समय समय पर प्रस्तुत करता रहता है कि हम जलवायु परिवर्तन की दिशा में कौन से ठोस कदम उठा रहे हैं, और इस तरह से जो UNFCCC है ये जो है कंट्रोल करता है या विश्व के देशों के कामों पर निगरानी रखने का काम करता है, जिसके प्रति भारत अपने उत्तर जो एक तरीके से कहिए कि जो भी उसका जवाबदेही बनता है वो करता है। प्रौद्योगिकी एग्जाम्पल के तौर पे प्रौद्योगिकी हस्तांतरण एवं विकास हेतु एक तंत्र की सलाह, साथ ही जलवायु परिवर्तन हेतु वित्तीय उपलब्धता हेतु सलाह और REDD यानी कि रेड हेतु व्यापक दृष्टिकोण के लिए एक प्रस्तावना का प्रस्तुतिकरण, ये सारी चीज़ें जो भारत है ये कर रहा है ये उदाहरण के रूप में आपके सामने है।
साथ ही जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत 8 राष्ट्रीय मिशन हैं, जिनमें से 3 शमन और 5 अनुकूलन से संबंधित हैं। भारत ने जो है जलवायु परिवर्तन को कंट्रोल करने के लिए अपनी 8 जो है योजनाएं बनाई हैं, 8 रणनीति बनाई है और इसके तहत जलवायु परिवर्तन को रोकने का अपना यथासंभव प्रयास करेगा और ये अपने आप में काफ़ी सराहनीय है। और ये आप लोगों को याद होना चाहिए कि जो 8 गोल भारत ने निर्धारित किया है वो कौन कौन से हैं। यहाँ से एग्ज़ाम में कूट में भी क्वेश्चन आए हैं और इंडिविजुअल भी आए हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए, बिल्कुल रटा होना चाहिए कि वो 8 कौन से लक्ष्य हैं जो भारत ने रखे हैं, साथ ही ये कौन से मंत्रालय के द्वारा लीड किए जा रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि ये 8 कौन से हैं और इनमें से 3 ऐसे हैं जिनमें समन किया जाएगा। समन मीन्स होता है नियंत्रण करना, कंट्रोल करना, और अनुकूलन मीन्स जिनके साथ आप अनुकूलन स्थापित करें, जिनके साथ आप जो है सामंजस्य स्थापित करें। बाकी जो हैं वो आपके अनुकूलन और सामंजस्य पर आधारित परियोजनाएं हैं। तो ध्यान देंगे ये शुरुआत के जो 3 आपके मिशन हैं, इसमें पहला है राष्ट्रीय सोलर मिशन। राष्ट्रीय सोलर मिशन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक जो है यहाँ पर 20 जो आपका 2022 है यहाँ तक रखा गया है लक्ष्य कि हम 20 गीगावाट ऊर्जा उत्पादन करेंगे सूर्य से। लेकिन अब उसे क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है, इसे अब जो है 100 गीगावाट कर दिया गया है। पहले हमने लक्ष्य रखा था कि हम इतने गीगावाट ऊर्जा सौर से या सूरज से उत्पादन करेंगे, लेकिन अब इसे बढ़ा करके 100 गीगावाट कर दिया गया है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन बने कि भारत ने 2022 तक सौर ऊर्जा उत्पादन का जो लक्ष्य है ये कितना रखा है, तो ये आपका 100 गीगावाट लक्ष्य भारत ने रखा है कि हम सूर्य से या सौर ऊर्जा से 100 गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये 100 गीगावाट आपको याद होना चाहिए। और इसे कौन सा मंत्रालय लीड करेगा, तो आपको पता है कि जो सौर ऊर्जा है, जो सोलर ऊर्जा है, जो पवन ऊर्जा है, जो बायोमास ऊर्जा है, जो आपका ज्वारीय ऊर्जा है, ये सारे आपके नवीकरणीय ऊर्जा में आते हैं। पवन ऊर्जा भी नवीकरणीय ऊर्जा में आता है। तो इस तरह की ऊर्जा को कौन सा मंत्रालय लीड करेगा, बहुत आसान है, नवीकरणीय आपका जो है मंत्रालय, यानी कि नवीन और नवीकरणीय जो मंत्रालय है यही लीड कर रहा है राष्ट्रीय सोलर मिशन को। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि जो भी हमने अपना लक्ष्य रखा है ये हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद या उपयोगी सिद्ध होगा। दूसरा जो है राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन। वर्ष 2020 तक 10,000 मेगावाट तक ऊर्जा का बचत करना हमारा लक्ष्य क्या है। राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन का लक्ष्य है कि 2020 तक हम 10,000 मेगावाट ऊर्जा का संरक्षण करेंगे। जैसे हम देखते हैं ना, हम अनावश्यक ऊर्जा का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। जैसे हमें जहाँ लाइट की ज़रूरत नहीं होती हम वहाँ भी लाइट जला के रखते हैं, जहाँ ज़रूरत नहीं होती वहाँ पंखे को जला के रखते हैं, चला के रखते हैं, या हम ऐसे बल्ब का उपयोग करते हैं जो ज़्यादा विद्युत का खपत करता है। तो हम अगर ऐसे चीज़ों का उपयोग करें जिससे कि विद्युत का बचत हो, जैसे LED बल्ब लगाएं, कम विद्युत जो है उसमें खपत हो, ऐसे पंखे का उपयोग करें जो कम विद्युत पर चले, ऐसे ऐसे AC या रेफ्रिजरेटर या अन्य जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं जो आपके इलेक्ट्रॉनिक या जो है इलेक्ट्रिक से चलते हैं, अगर हम उन्हें कम खपत वाले जो है चीज़ों का उपयोग करें तो हम बहुत सारे जो या काफ़ी मात्रा में ऊर्जा को बचा सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं। और इसी के तहत आप देखेंगे सरकार ने उज्ज्वला योजना जैसी चीज़ें लेकर के आए कि जो विद्युत का उपभोग इतना ज़्यादा हो रहा है उसमें कमी आए या उसको हम बचा सके। और इसी को बचाने से संबंधित है राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन, जिसमें रखा गया टारगेट कि 2020 तक हम 10,000 मेगावाट जो विद्युत है उसका संवर्धन या संरक्षण करेंगे या उसे बचाने का प्रयास करेंगे, इस तरह के टेक्नोलॉजी को ला करके, साथ ही लोगों को जागरूक करके। और इसको कौन सा मंत्रालय लीड कर रहा है, तो विद्युत मंत्रालय। चूँकि ये ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है तो ये आपका विद्युत मंत्रालय जो है ये लीड कर रहा है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन, यानी कि भवनों में ऊर्जा बचत सुधारों, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और सार्वजनिक परिवहन को सुनिश्चित करना। यानी कि जो भवन होते हैं उसमें जो ऊर्जा उपभोग होता है तो भवनों में कम से कम ऊर्जा का उपभोग हो, और इसके लिए क्या होता है, मीटर लगाया जाता है ताकि जो लोग हैं ऊर्जा का बचत करें।
या ऐसी मशीन, ऐसी टेक्नोलॉजी लगाने पर जोर दिया जाता है जिसमें ऊर्जा का खपत कम हो। तो भवनों में जो ऊर्जा की खपत है वो कम करने के लिए, साथ ही जो ठोस अपशिष्ट हैं जिनका जल्दी निस्तारण नहीं होता, ऐसे अपशिष्टों के निस्तारण को लेकर के भी इसमें काम किया जा रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे कि सार्वजनिक परिवहन को सुनिश्चित करना कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं ये सार्वजनिक परिवहन से यात्रा करें ताकि कम गाड़ियाँ चले, कम फ्यूल जो है वो खपत हो और कम जो है वो वायु प्रदूषण हो। तो इसके लिए सार्वजनिक परिवहन पर भी ध्यान देने की बात की गई है। तो ये आपका जो मंत्रालय है ये है आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। ये क्या कर रहा है, ये लीड कर रहा है राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन को, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देंगे। इसके बाद जो है आपका, तो ये 3 जो थे याद रखेंगे, ये जो 3 मिशन हैं ये समन से हैं, नियंत्रण से हैं, कंट्रोल से संबंधित हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, आपको मैंने बताया था कि 3 जो हैं समन, कंट्रोल या नियंत्रण से हैं। तो इनका हमें समन करना है, कंट्रोल करना है या नियंत्रण करना है। इसके अलावा जो 4 या जो आपके बच रहे हैं 5, ये क्या हैं, ये अनुकूलन से संबंधित हैं, जिसमें आपका पहला है राष्ट्रीय जल मिशन। राष्ट्रीय जल मिशन ये क्या है, जल संरक्षण, जल की बर्बादी कम करना तथा राज्य के अंदर एवं बाहर उचित जल वितरण सुनिश्चित करना। यानी कि जल का संरक्षण, जल का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं, जैसे बारिश के पानी को स्टोर करके जल का संरक्षण कर सकते हैं, या जो भूमिगत जल है उसका उपयोग ना करें बल्कि नदियों से हम सिंचाई का काम करें, या पीने का पानी जो है वो नदियों से लेकर के उपयोग करें, क्योंकि नदियों का जो जल है ये समुद्र में मिल जाता है या खारे पानी में मिल जाता है जो कि हमारे काम का नहीं रह जाता। तो हम भूमिगत जल को बचाएं बल्कि ऊपर जो जल है उसका उपयोग करें और साथ ही वर्षा जल को स्टोर करें, तो इसे हम जल संरक्षण कहते हैं। दूसरा है जल की बर्बादी, जैसे हम अनावश्यक जल को जो वेस्ट करते हैं, जैसे सिंचाई के रूप में जहाँ कम पानी की ज़रूरत है वहाँ ज़्यादा पानी चला देते हैं, घरों में जहाँ हमें कम पानी उपयोग की ज़रूरत होती है वहाँ हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी का उपयोग करते हैं, जल को बर्बाद करते हैं, वेस्ट करते हैं। तो ऐसे जो हम वेस्ट करते हैं पानी को या जो वेस्टेज होता है उसको रोकने का प्रयास करना, और साथ ही जो राज्य के अंदर और राज्य के बाहर जो जल का संरक्षण है उस पर ध्यान दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें आपकी किस में आएंगी, जल संरक्षण के अंतर्गत आ जाएंगी। जल का संरक्षण, जल की बर्बादी रोकना, साथ ही जो राज्य के अंदर राज्य के बाहर जल को लेकर के बेहतर कार्य करना ताकि जो हमारा पानी है ये ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बचा रहे। तो राष्ट्रीय जल मिशन है तो ये किससे संबंधित होगा, जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित है। तो ये रटने वाला बिल्कुल भी नहीं है, आपका जल जो है ये जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित है। नेक्स्ट है हिमालयी पारितंत्र को टिकाऊ बनाने हेतु राष्ट्रीय मिशन, यानी कि जो हिमालयी पारितंत्र है इसको टिकाऊ बनाने के लिए भी राष्ट्रीय मिशन बनाया गया है ताकि यहाँ का जो पारितंत्र है ये पूरी तरह से समाप्त ना हो, यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो बनी रहे। और उसके लिए क्या किया जा रहा है, इसके लिए हिमालय के हिमनदों और पर्वतीय पारितंत्र को बनाए रखने और उनके सुरक्षा हेतु प्रबंधन के उपाय करना है। यानी कि हिमालय पारितंत्र को टिकाऊ बनाने के लिए वहाँ पर कोशिश किया जा रहा है कि जो ग्लेशियर्स के पिघलने का दर है उसको हम कैसे रोकें या कैसे कम कर सकते हैं। साथ ही जो हिमालय का पारितंत्र है ये डिस्टर्ब ना हो, यहाँ पे हम कौन से काम कर सकते हैं या कौन सी चीज़ों को वहाँ पे रोक सकते हैं जिससे कि वहाँ का पारितंत्र जो है वो टिकाऊ बना रहे, समाप्त ना हो, बर्बाद ना हो। तो इसके लिए भी मंत्रालय बनाया गया है और जो मंत्रालय है ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय है। चूँकि हिमालय के पारितंत्र को टिकाऊ बनाने के लिए हमें शोध करना होगा, रिसर्च करना होगा, कुछ नई टेक्निक ढूंढने होंगे, नए तरीके ढूंढने होंगे। तो इसके लिए कौन सा मंत्रालय उपयुक्त होगा, तो इसके लिए मंत्रालय उपयुक्त होगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो ये जो काम कर रहा है ये कर रहा है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। और नेक्स्ट जो है ये आपका राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, यानी कि अगले 10 वर्षों में वन वृक्ष के क्षेत्रों में 5 मिलियन हेक्टेयर वृद्धि करना है। अगले 10 वर्षों में भारत ने लक्ष्य रखा है कि वनों के क्षेत्र में 5 मिलियन हेक्टेयर की वृद्धि करेंगे, क्योंकि वन हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। वन जो है ये कार्बन सिंक का काम करते हैं, ये ऑक्सीजन के सप्लायर हैं, साथ ही इन्वायरमेंट को ठंडा रखते हैं। इसके अलावा आप जानते हैं उससे हमें फल, लकड़ियाँ, छाँव, ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, औषधियाँ मिलता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तो इसके संरक्षण के लिए हमें ध्यान करना ही होगा या इसे बचाने का हमें प्रयास करना पड़ेगा।
और इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने मिशन ये लेकर के आए हैं और इसमें अगले 10 वर्षों में 5 मिलियन हेक्टेयर जो है भूमि पर वन लगाने की बात की गई है। ये इम्पॉर्टेंट है। और इसे कौन देख रहा है? तो ये पर्यावरण से संबंधित है। पेड़ पौधों को लगाएंगे तो पर्यावरण से संबंधित होगा, तो ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इसको देख रहा है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसे कौन सा मंत्रालय लीड कर रहा है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन यानी कि ऐसी कृषि जो सतत रूप से चलती रहे, जो हमेशा हो, जो सस्टेनेबल हो, जो टिकाऊ हो, जो धारणीय हो, जो हमारे लिए उपयोगी हो, ऐसी कृषि होनी चाहिए। और इसके लिए भी एक मिशन बनाया गया है, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन। इसमें क्या होगा? सूखा प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन व कृषि अनुसंधान। इसके तहत जहाँ पर सूखा होगा वहाँ पर किस तरह के फसल होने चाहिए, जहाँ पर बाढ़ होगा वहाँ पर किस तरह के फसल होने चाहिए, यानी कि ऐसे फसलों का जो है उत्पादन या ऐसे बीज हमें लगाने होंगे कि जो सूखे में भी सर्वाइव कर सके, जो अधिक नमी को भी झेल सके, अधिक वर्षा को भी झेल सके, जो भी जोखिम आने वाली है उस जोखिम को झेल सके, ऐसे फसलों, ऐसे बीजों का उत्पादन, ताकि हमारी जो कृषि है ये सतत बनी रहे, ये जो है डिस्टर्ब ना हो या इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें ना आए। साथ ही कृषि क्षेत्र में और भी ज़्यादा अनुसंधान, और भी ज़्यादा रिसर्च, ताकि ये सारे जो प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं ये टिकाऊ साबित हो, ये हमारे लिए अच्छे हों। क्योंकि आगे जब भी जलवायु परिवर्तन होगा तो कहीं पे सूखा आएगा, कहीं पे बाढ़ आएगा, कहीं पे महामारियाँ होंगी या अन्य समस्याएं होंगी, तो उनसे निपटने के लिए जो है ये काम किया जा रहा है। और ये कृषि से संबंधित है, तो इसे कौन लीड करेगा? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। वो मंत्रालय जो कृषि और किसानों के कल्याण के बारे में सोचता है वही इसको लीड करेगा, और यही किसानों और जो है या कहिए कि कृषि से संबंधित जितने भी काम हैं वो देखेगा। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्यनीति और ज्ञान मिशन। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियां और प्रतिक्रिया की पहचान करने के लिए रणनीति ज्ञान मिशन, यानी कि जो जलवायु परिवर्तन होने वाला है या जो जलवायु परिवर्तन का प्रोसेस चल रहा है, जो बदल रहा है, इससे कौन कौन सी चुनौतियां आएंगी और उन चुनौतियों से निपटना होगा। साथ ही प्रतिक्रियाओं की पहचान करना, यानी कि जब जलवायु परिवर्तन होगा तो कौन कौन सी प्रतिक्रिया हमें झेलनी पड़ेगी, कौन कौन सी समस्याएं आएंगी। तो प्रतिक्रिया और साथ ही चुनौती, इन दोनों से हमें निपटना होगा और उससे निपटने के लिए हमें कार्य योजनाएं बनानी होंगी। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग को अभी रोक पाना आसान नहीं है, इसको रोकने के लिए बहुत सारे रणनीतियों को लागू करना होगा और इसमें समय लगेगा। तो उससे निपटने के लिए, उसकी चुनौतियों से निपटने के लिए हमें रणनीति अभी से बनानी पड़ेगी, अन्यथा फिर हम उसका सामना नहीं कर पाएंगे और हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी। तो इसके लिए भी मंत्रालय है आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, चूँकि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ही शोध रिसर्च करके बताएगा कि हमें कौन से चुनौतियाँ जो है वो सामना करनी होगी और कौन सी रणनीतियों को अपना करके हम इससे निपट सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि हमारे गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई है। और जब भी ये जलवायु परिवर्तन होगा तो इसके अलावा और भी बहुत सारे इफेक्ट लेकर के आएगा। तो ये भारत ने अपनी तरफ से काम शुरू कर दिया है। आगे और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना रहने देते हैं, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको बार बार रिवीजन कीजिएगा और ताकि आप लोगों के लिए एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल हो। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।